और मेरे साथ में इंसाफ होना चाहिए। मेरा मुझे मालूम, मेरा बच्चा करता धरता था, बहुत तकलीफ से पढ़ा है मेरा बच्चा। दोस्तों, शनिवार की रात 2 बजे जो एक्सीडेंट हुआ वो इसी राम झूले पर हुआ। एक्सीडेंट में हुसैन की मृत्यु हो गई। हुसैन और आतिफ दोनों दोस्त थे। मैं आपको बता दूं कि एक कार LIC चौक से इस ओर आ रही थी, यानी कि मोमिनपुरे की ओर जा रही थी और काफ़ी स्पीड में थी, जिसमें महिला भी बैठी थी और उसके आगे चल रहे थे आतिफ और हुसैन। आतिफ अपने दोस्त को यानी कि हुसैन को अपने घर नालसापुरा छोड़ने के लिए जा रहा था, तो आगे एक्टिवा थी और पीछे कार थी। इसी जगह पर जोर से ठोस मारा उस कार ने और वो गिर गए, जिसकी वजह से हुसैन की स्पॉट पर ही मृत्यु हो गई। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि आसिफ और हुसैन बड़े पक्के दोस्त थे। वो एक साथ रहते थे, एक साथ घूमते थे। महिला कार से रफ्तार में आने की वजह से उसे मार दी। और मैं आपको ये भी बता दूं कि पहले आतिफ को मेवा हॉस्पिटल में एडमिट किया गया, उसके बाद नागपुर धंतोली के न्यूरॉन हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। मैं आपको ये भी बता दूं कि हुसैन की स्पॉट पे मृत्यु हो गई थी, लेकिन दूसरे दिन यानी कि आज आतिफ भी इस दुनिया से चल बसा। तो आइए चलते हैं, आतिफ के परिवार से मिलते हैं और उनके परिवार में, दोनों के परिवार में काफ़ी दुख का माहौल यानी कि मातम छाया हुआ है। और मैं आपको ये बता दूं कि उसके घर पे हम जाएंगे और हम उसके परिवार से बात करवाएंगे आपकी कि किस तरह से एक्सीडेंट हुआ। ये पूरी खबर को आप देखते रहिए और शेयर ज़रूर करिएगा। तो बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए TNN 24 न्यूज़ रियाज शेख के साथ। दुखी भावना है जो मैं कुछ बोल नहीं सकता। मेरी मानसिक तकलीफ खराब हो गई है और मेरे साथ में इंसाफ होना चाहिए। मेरा मुझे मालूम, मेरा बच्चा करता धरता था, बहुत तकलीफ से पढ़ा है मेरा बच्चा। आज मैं मानसिक तकलीफ से हट गया हूँ। जो मैं लोगों को समाज कार्य करता था, मैं भी नगर सेवक रहा हूँ। मेरे साथ में नाइंसाफ़ी हुई है और किसी के साथ में ये नाइंसाफ़ी नहीं होना। ये तो बड़े ऑफिसर ने, हमारे थानेदार साहब ने हम पर मेहरबानी करके गुना दाखिल किया और इसने भवल ने वहाँ से PSI ने उनको वहाँ से फरार कर दिया। ये हमारे को बड़े दुख की और व्यक्ति की बात है। नमस्कार, TNN 24 न्यूज़ में फिर एक बार आपका स्वागत है। मैं हूँ रियाज शेख। जैसे कि आप देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पर 24 तारीख की रात यानी कि संडे की रात 1:30 बजे लगभग जो एक्सीडेंट हुआ, क्योंकि कुछ परियां ऐसी होती हैं जो नशा करने के बाद अपना भी आपा खो देती हैं और किसी को भी उड़ाते हुए चले जाती है। मैं आपको पहले थोड़ी सी जानकारी दे देता हूं कि 24 तारीख की रात यानी कि संडे की रात 1:30 बजे लगभग एक गाड़ी 4 व्हीलर तेजी से आती है और उस गाड़ी के आगे चलते हैं, सामने में चलते हैं एक्टिवा से हुसैन और आतिफ। वो लगातार अपने ओर बढ़ते रहे गांधीबाग की तरफ और पीछे से आकर जिस गाड़ी ने उनको ठोका, उनको मारा, क्योंकि तेज गति से आ रही थी, उसी स्पॉट पर हुसैन की मृत्यु हो जाती है। आतिफ को पहले तो एक मेवा हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है, उसके बाद न्यूरॉन हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। लेकिन दुख की बात यह है कि आज उसकी भी मृत्यु हो गई है। आप देख रहे हैं कि मेरे बाजू जो बैठे हैं ये आतिफ के फादर हैं और यह है शाहरुख, उनका छोटा भाई, जो बिल्कुल बात करने की सुध में बिल्कुल भी नहीं है। तो आइए वो क्या घटना थी वो हम जानने की कोशिश करेंगे। और हमारे पास जनता फाउंडेशन के अध्यक्ष जीशान भाई भी बैठे हैं, जो रात के समय उस वक्त वहां मौजूद थे घटनास्थल पर। उन्होंने लोगों से बात की, पुलिस से बात की, आगे की घटना क्या थी हम आपको विस्तार से जानकारी देंगे। तो पहले आइए हम आतिफ के फादर से बात करते हैं, उसके पिताजी से बात करते हैं। क्या आपको क्या जानकारी है इसके मामले में, क्योंकि 2 बच्चों का एक्सीडेंट हुआ जिसमें एक हुसैन था और उसके बाद में एक आपका बेटा आतिफ था, तो आज उसका भी इंतकाल हो गया। क्या कहना चाह रहे हैं? मेरा कहना यह है कि जो भवड़ है, PSI भवड़, उसका नाम तो मुझे नहीं, PSI भवड़ जो है वो एक गति से जो गाड़ी आ रही थी सामने से, वो वहाँ स्पॉट पर पहुंचा और जैसे ही उनका एक्सीडेंट देखा तो उन्होंने लड़के को भगाने लगा है। तो ये क्या है, जनता के साथ में इंसाफ करेंगे क्या? जबकि पुलिस हमारा विश्वासिक है, हाँ, और हमको उन्होंने देना चाहिए कि भाई ये लड़कियाँ कैसे वहाँ के गायब हुआ, वो मुझे लड़कियाँ भी अटैक होना चाहिए और उन पर कार्रवाई होना चाहिए। इस तरह से अगर ये तो हमारे जो
जो थे हमारे बेटे मोहम्मद आतिफ, उसके बाद में हुसैन, ये दोनों भी जगह पर ही डेड हो गए। मोहम्मद अतीफ जो है कितने साल के थे? वो 28 साल के थे। अच्छा, सुना है कि पहले वो जो जॉब जो करते थे पहले पूना में करते थे, उसके बाद वो हैदराबाद चले गए थे और अभी छुट्टी पर आए थे। हाँ, ये बात सही है कि वो पहले पूना में जॉब करते थे, उसके बाद में वो हैदराबाद करे, उसके बाद में हैदराबाद से वो यहाँ आए। अब उनके अम्मी के तबीयत बराबर नहीं थी, इसलिए यहाँ आए हैं। और उन्होंने अच्छा, आप इतना बड़ा बड़ा बच्चा, आपके घर में मातम छाया है, आपका जो छोटा बेटा है शाहरुख, वो भी बात करने की भी कंडीशन में नहीं है, तो क्या चाहते हैं आप? इंसाफ क्या चाहिए आपको? क्या पुलिस से मांग करना चाहते हैं? प्रशासन से क्या मांग है आप? हमको उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दिए जाए, क्या, और हमको इंसाफ चाहिए, हमको इंसाफ चाहिए। और पुलिस ने हमारे साथ में नाइंसाफ़ी कर रही है, क्या। ये पुलिस का हमारे पर एक दबाव प्रेशर में ये पैसा लेकर उनको वहाँ से रफ्तार कर रहा है, भगौड़ वहाँ से भगा दे रहा है वो लड़कियों को। दोस्तों, मैं एक बात कहना चाहता हूं कि जब तक नागपुर के कमिश्नर अमितेश कुमार थे, तब तक सब कैद में थे, क्राइम करने वाले, आज़ादी नहीं थी। लेकिन जब यहां से अमितेश कुमार सर का ट्रांसफर हुआ, ऐसा लग रहा है जैसे कैद में से लोग छूट चुके हैं और क्राइम पे क्राइम होते जा रहे हैं। आपने देखा है कि नागपुर पश्चिम के राजनगर में भी दिन दहाड़े 12 बजे पुणेकर फोटोग्राफर को गोली मार दी गई है। तो आइए वो चश्मदीद गवाह से हम बात करना चाहते हैं, जो जनता फाउंडेशन के अध्यक्ष है जीशान सिद्दीकी साहब हमारे साथ भी मौजूद है और उस वक्त वो घटना स्थल पर मौजूद थे। जीशान भाई, क्या मामला था और क्या आप उस वक्त घटना पे थे? क्या आपको जानकारी है उसकी? ये घटना एक्सीडेंट मेरे सामने नहीं हुआ है। ये जी। घटना घटने के बाद में मुझको, अब ये फील्ड में रहते हम लोग, वर्क करते हमेशा, तो ऐसा किसी पर मुसीबतें आती तो कॉल करते हैं लोग। जी। तो 2 से 3 लोगों का मेरे को 10 से 15 मिनट के दरमियान में कॉल आया कि भाई कोई बहुत रैश ड्राइविंग करते हुए गाड़ी जा रही थी हमारे बाजू से, सदर के साइड से लड़कियां आ रही थी गाड़ी चलाते हुए, और जहाँ इन्होंने राम झूला से सीए रोड के लिए जो रास्ता उतरता है, वहाँ पर आतिफ और हुसैन की गाड़ी को जहाँ पर इन्होंने ठोके, उसके पहले, ठोकने के पहले बोलते 2-3 और गाड़ियां इनसे ठुकते ठुकते बची। ये एक्सीडेंट होने के कुछ देर के बाद में मैं जगह पर पहुंचा, मेयो हॉस्पिटल में पहुंचा। ये चाचा है आतिफ के, ये तहसील पुलिस स्टेशन में मौजूद थे, और वो जो एप्लीकेंट है आतिफ के भाई, जो अभी बात करने के कंडीशन में नहीं है, इनकी लिखित शिकायत हुई है तहसील पुलिस स्टेशन में। यहाँ सबसे पहले मैं बोलना चाहूँगा कि तहसील पुलिस स्टेशन के जो पीआई है संदीप बुआ, उन्होंने हमको, नो डाउट उन्होंने काफ़ी कोऑपरेट करा, उन्होंने लड़कियों को अटक करा। 304A के तहत सुबह एफआईआर दर्ज हुई। रात के 2 बजे से लेकर के सुबह के 11 बजे तक हम पुलिस स्टेशन में ही थे। पीआई साहब ने कोऑपरेट करे, इसमें डाउट हम नहीं कर रहे। विषय हमारा सबसे पहला ये है कि घटना स्थल पर जहाँ पर एक्सीडेंट हुआ, जहाँ लड़कियों ने इनकी गाड़ी को ठोकी, घटना स्थल पर तहसील पुलिस स्टेशन के पीएसआई भवाड़ पहुंच चुके थे। वो मैं फोटो आपको दूंगा, आप डिस्प्ले पे फोटो चलाइए। वो फोटो के अंदर में आरोपी लड़कियों के साथ में भवाड़ पीएसआई खड़े हुए हैं। परिवारजनों का ये आरोप है, कहना है बाकायदा, और मेरे जाने के बाद लड़कियां गायब थी। परिवारजनों का ये कहना है, हमारे पास में विटनेस, आई विटनेस है स्पॉट के घटना स्थल पर पीएसआई भवाड़ आए, उन्होंने दोनों लड़कियों से बात करे। 10-15 मिनट के अंदर दूसरी कोई एक और कार आई, पीएसआई भवाड़ ने इशारा करे, वो लड़कियों को दूसरी कार में बिठा दिया गया। लड़कियों की गाड़ी से दारू की बोतलें दूसरी कार में ट्रांसफर करी गई। जो जेंट्स वो लड़कियों को लेने आया था, पीएसआई भवाड़ बोलते बाकायदा उससे गले मिले के मैं आगे की चीजें समझ लूंगा। मतलब आपका कहना है कि पीएसआई ने उनको, उन लड़कियों को भगा दिया? जगह पर 100%, मैं वही बोल रहा हूँ ना। ये तो ये जो एप्लीकेंट है, इन्होंने भी अपनी शिकायत में भी डाला है, और जो दूसरा लड़का है हुसैन शेख, उनके इधर से जो एप्लीकेशन हुई उसमें भी हवाला डाला गया कि, और मेरा ये बोलना है, सिंपल सी बात है, मैं बोलता हूँ ये बात मैंने उनको, पीएसआई भवाड़ को भी कल तहसील पुलिस स्टेशन में रात को बोला कि अगर एक व्यक्ति कोई हेलमेट के बिना गाड़ी चला रहा है और आप लोग उसको पकड़ लेते हो, तो उसकी हिम्मत नहीं होती है कि आप उसको वहां से हटने नहीं देते हो। लेकिन कोई गाड़ी चला करके आ रही है, किसी को इतना बुरा ठोक रही है कि वो जगह पे मर जा रहा है, और आप बोलते कि वो कब वहां से गायब हुई मेरे को पता नहीं चला, तो आपने तो रिजाइन कर देना चाहिए। या तो दूसरी शंका फिर यही जाती है
कि आपके पैसे के लेन देन के चक्कर में आपने ये सब हरकतें करी है। ये सब चीजें हुई जब भवाड़ के नाम की भी कंप्लेन गई। बुआ साहब जो संदीप बुआ है वहाँ के पीआई, उन्होंने जब ज्यादा इंटरफियरेंस बढ़ाया, उन्होंने लड़कियों को रातों रात ढूंढ के निकाला। सुबह रात भर उन्होंने दौड़भाग करे वहाँ के पीआई ने, और सुबह सुबह वहाँ पर एफआईआर दर्ज हुई और हम लोगों के हाथ में वो जो परिवार के लोग हैं एफआईआर की कॉपी दी गई। 304A के तहत उनके ऊपर में कार्रवाई की गई। माधुरी सारडा और रितिका मालू ऐसी दो लड़कियां हैं ये। अब हमारा बोलना ये है कि ठीक है एफआईआर दर्ज हो गया और इनके नाम से एफआईआर दर्ज हुआ है, लेकिन इसमें जो एडअप करने के पॉइंट्स है, हमको ये क्लियर कट करा जाना चाहिए कि मेडिकल में लड़कियों का अल्कोहल कंटेंट कितना आया, ड्रिंक करके लड़कियां थी कि नहीं थी, मेडिकल रिपोर्ट उसकी डिस्क्लोज की जानी चाहिए। अगर वो ड्रिंक करके थी तो वो चीज़ का भी सेक्शन इसके अंदर जोड़ा जाना चाहिए। दूसरी बात, परिवार के लोगों ने जो आई विटनेस है, स्पॉट पर जो लोग थे, उन लोगों ने वहाँ की दारू की बॉटल्स की फोटोज और कुछ सैंपल भी अपने पास में जब्त करके रखे हुए हैं, क्योंकि पुलिस वाले पीएसआई भवाड़ ने दारू की बोतलें ट्रांसफर करने का काम किए। अच्छा, उसमें दारू की बोतलें भी थी गाड़ी के अंदर उनकी गाड़ी के अंदर। अच्छा, तो जिशान भाई हमारे दर्शक भी ये जानना चाहेंगे कि ये कैसे शुरुआत कैसी हुई, गाड़ी कहाँ से आ रही थी, और ये दोनों अतीक और हुसैन ये जा कहाँ रहे थे, ये भी थोड़ी जानकारी दे दीजिए। ये तो देखिए, ये दोनों कहाँ जा रहे थे हमको नहीं पता, क्योंकि इनका एक्सीडेंट हुआ उसके बाद दोनों में से कोई बात करने के कंडीशन में नहीं था। तो वो दोनों की क्या बात हुई थी, वो दोस्त थे तो साथ में घूमते थे। लेकिन ये जो लड़कियां जहाँ से आ रही थी उसकी जांच होना चाहिए कि क्या है, कोई धार्मिक स्थल से तो आ नहीं रही है लड़कियां, दारू पीकर आ रही है तो कौन से पब से निकल के आ रही है, क्या करके आ रही है। और शब्द हो सकता सुनने वाले लोगों को थोड़ा सा बुरा लगे, लेकिन ऐसी तुम्हारी अय्याशियों के चक्करों में तुम अय्याशी कर रही हो, तुम ड्रिंक करके ड्राइव कर रही हो, और तुम चलते फिरते गरीब लोगों को अगर तुम ठोकते ठोकते चल रहे हो, तो तुम्हारी अय्याशी लोग तो भुगतेंगे नहीं। इनके ऊपर में 304 के तहत ठीक है कार्रवाई की गई। कार्रवाई ऐसी की जाना चाहिए कि ऐसे लोग ये हरकत करने के पहले कांप जाए। आज जिनके घर की जान गई उसकी हालत आप देख सकते हैं, उसके वालिद की हालत आप देख सकते हैं। दूसरा जो लड़का है हुसैन शेख, उसके मम्मी का 8 साल से डायलिसिस चलता है, और वो अकेला, वो बंदा अपने मम्मी का डायलिसिस पूरा खर्चा हर चीज़ मेंटेन वो अकेला करता था। वो जवान जान भी इनके घर की चली गई। तो हमारे मेन पॉइंट्स ये है कि उसके अंदर में उसका लाइसेंस नंबर इंक्लूड किया जाना चाहिए, दारू पीकर थी नहीं थी, उसके मेडिकल में क्या आया वो डिस्क्लोज किया जाना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, ये जो पीएसआई भवाड़ है जिन्होंने इतनी वाहियात हरकत करा, किसी की जान गई है, और ऐसे टाइम पर अगर तुम ऐसे दलाली के काम अगर कर रहे हो, तो ऐसे पीएसआई से समाज को, कोई भी लोगों को बहुत बड़ा खतरा है, और ये साफ साफ क्रिमिनल किस्म के लोगों का साथी होने की शंका दिखती है। इसके पहले भी पीएसआई भवाड़ के करप्शन के केसेस आए, मेरे भी सामने आए हैं, उनके खिलाफ करप्शन के मामले में कंप्लेंट्स इसके पहले भी दर्ज की गई है। मतलब आपका कहना है कि रक्षक ही भक्षक बन गए। जी बिल्कुल बिल्कुल। और क्या कहना चाहते हैं, क्या और आपको क्या दिखा वहाँ, कैसे प्रूफ मिला, फिर उसके बाद में जब पुलिस आई तो वहाँ पब्लिक भी जमा हो गई होगी बहुत सारी। बहुत पब्लिक बहुत थी, बहुत सारे दोस्त लोग थे, परिवार वालों के लोग थे, बहुत सारी पब्लिक थी वहाँ पर। और ये जब रात भर सवाल जवाब के सिलसिले पुलिस स्टेशन में भी चले, हम कोई कानून को हाथ में लेने वाले लोग नहीं है, लेकिन जब कानून के लोग अगर पब्लिक को गुमराह करेंगे तो पब्लिक अपने हक के लिए लड़ाई तो कानून के दायरे में रहकर ज़रूर लड़ेंगी, इसका हक दिया जाता है। पहले कोई वहाँ पर पुलिस वाले आए, कोई वहाँ पे वीडियो रिकॉर्डिंग थाने में हो रही थी, तो हमारे यहाँ के एक लड़के को कोई बोलने लगे कि तुम रिकॉर्डिंग कैसे कर रहे हो। मैंने दोबारा रिकॉर्डिंग मैंने शुरू करवाया, क्योंकि कभी सीपी साहब का स्टेटमेंट आता है कि आप बिल्कुल थाने में भी रिकॉर्डिंग कर सकते हो, थाने के अंदर। हाँ, मैं लोगों को भी कहना चाहता हूँ, आपके साथ भी ऐसा कभी होता है तो थाने के अंदर रिकॉर्डिंग करना कोई गैर कानूनी काम नहीं है। हाँ, तो हमने कुछ सवाल उनसे पूछे भवाड़ से, मैं उसकी भी आपको रिकॉर्डिंग दूंगा पुलिस स्टेशन के अंदर की। जब उनको समझ में आया कि अगर कार्रवाई नहीं हुई तो मैं फंस जाऊंगा, ये उनके इसमें मेरे को साफ दिखाई दे रहा था, और इसमें गुना दर्ज करने में उनकी कोई कलाकारी नहीं थी। ये पूरा काम वहाँ के पीआई बुआ साहब ने करे, वो बुआ साहब थे तो कम से कम ये एफआईआर तो भी दर्ज हुआ। आतिफ और हुसैन ये दोनों भी वहाँ से गुजर रहे थे, और उस वक्त पीछे से उसने आकर बहुत ज़ोरदार जो है ठोस मारी, जिसके कारण हुसैन की घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई। लेकिन आतिफ की अगर मैं बात करूं तो आतिफ को हॉस्पिटल ले जाया गया, वहां नहीं होने के बाद इलाज, फिर उसके बाद में
न्यूरॉन में उसे एडमिट करवाया गया, लेकिन वो मृत्यु उसकी आज हो गई है और आज उसके परिवार के साथ हम लोग बैठे हैं। जैसे फिर मैं आपको कैमरामैन से कहूँगा कि एक बार दिखा दे कि ये उनका छोटा भाई है, ये वालिद है और वो बैठे हैं उनके चाचा। तो हम लगातार उस पर बात करने वाले हैं। और जहाँ तक प्रशासन की बात है, पुलिस प्रशासन की, तो प्रशासन ने में पूरी तरह से जो सहयोग करना था, जिनके घर का अगर कोई चिराग बुझ जाता है तो उसके घर को पता होता है, यानी कि जिसकी आंख में उंगली जाती है उसी को दर्द भी होता है। लेकिन पुलिस वाले ये दर्द कभी नहीं जानते, क्योंकि उन्होंने सिद्ध कर दिया है घटनास्थल पर कि किस तरह से उन लड़कियों को भगाया गया था, किस तरह से सपोर्ट जो है वो किया गया था। ये पूरा आरोप जो है यहाँ से लगाया जा रहा है, वो इसलिए कि ऐसा हो चुका है। अभी जांच का विषय है, रिपोर्ट आना बाकी है। हम उनके चाचा से भी बात करेंगे, अयूब साहब से, के चाचा से बात करते हैं। और यहाँ सब लोग मौजूद है इस वक्त। तो मैं जाहिर बात है कि जिस घर में मौत हो जाती है, जिस घर का व्यक्ति चला जाता है, तो काफ़ी दुखी होते हैं। लेकिन हम लोग इनके दर्द में भी शामिल है, इनके दुख में भी हम लोग शामिल है। इस वक्त क्या कहना चाहते हैं कि आतिफ का एक्सीडेंट हुआ, उसके दोस्त का भी एक्सीडेंट हुआ, आज उसका इंतकाल हो गया, मृत्यु हो गई। क्या माहौल है, किस तरह से आप महसूस कर रहे हैं? एक दर्द जो है वो सभी समझ रहे हैं आपका। वैसे देखिए, जिसके यहाँ पर कोई जिस तरह की घटना होती है, तो उसके बारे में हमें ये कहने की आवश्यकता नहीं कि लोग क्या महसूस करते होंगे। मुझे दुख इस बात का है कि वो बहुत मेहनत से पढ़ा, यहाँ हमने लाए उसको शिक्षा के लिए। जी। उसने बहुत यानी कभी वो अखबार बेचता था, कभी बेकरी में काम किया, अंग्रेज़ी सीखा। और ज़ाहिर है कि एक अच्छा मेरा भतीजा तो था ही, लेकिन मेरे लिए एक अच्छा एक आइडियल स्टूडेंट भी था, जो शिक्षक की सख्ती को भी बर्दाश्त करता था और अपने लक्ष्य पर हमेशा ध्यान देता था। आज की घटना से पहले, क्योंकि मैं एक शिक्षक हूँ, मैं समझता था, हम पुलिस स्टेशन में जाते तो वहाँ लिखा होता है कि सद रक्षाणाय व खल निगराणाय, कि अभी ये अच्छों की रक्षा करते हैं और बुरों के साथ खराब मतलब उनके साथ सख्ती से पेश आते हैं। लेकिन आज जिस प्रकार से इस घटना में पुलिस का जो रोल रहा, उससे मैं बहुत दुखी हूँ और मेरा वो भ्रम टूट गया, क्योंकि मैं आदर्श भ्रम देखता हूँ समाज को और बहुत आशावादी भी हूँ। लेकिन जिस प्रकार से पुलिस का जो व्यवहार था और ख़ास तौर से बवाल साहब का, उन्होंने वो अपनी उस छवि को बहुत नुकसान पहुँचाया, पुलिस की जो छवि है। और जिस प्रकार से उन्होंने वहाँ से उन लड़कियों को जाने दिया और एफआईआर को दर्ज कराने में भी समय लगाया, हमें उसको काफ़ी मतलब मेहनत करनी पड़ी उनको कन्विंस करने के लिए। तो ये न सिर्फ केवल पुलिस विभाग के लिए बल्कि प्रशासन के लिए भी एक लज्जास्पद बात है कि उनकी नाक के नीचे जिस सत्ता के बारे में, जिस स्टेट के बारे में लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं, वो लोग भी इस ओर ध्यान नहीं देते हैं और ना पुलिस प्रशासन पर कोई कड़ी निगरानी रखी जाती है। तो ये केवल मेरा प्रश्न नहीं है। आज तो ठीक है, हमारा एक बच्चा गया, ऐसे तो कई बच्चे हैं, गरीबों के बच्चे जो बड़ी मुश्किल से पढ़ते हैं और अपना जीवन बनाना चाहते हैं। उनके साथ अगर इस प्रकार की घटनाएं होती है, समाज का एक विशेष वर्ग जो अपने धन के नशे में इस प्रकार का व्यवहार करता है और उनको इस तरह से छोड़ दिया जाता है, तो जाहिर है कि समाज में किस प्रकार का वातावरण बनेगा। और कहीं ऐसा ना हो कि ये इस प्रकार का हो तो क्रांति का रूप धारण न कर ले। ऐसे मैं एक शिक्षक के नाते मैं ऐसा इसको कभी-कभी मुझे डर लगता है कि कहीं ऐसा ना हो जाए। तो मेरी प्रशासन से भी ये निवेदन है और पुलिस विभाग के जो अभी भी कुछ ईमानदार कर्मचारी हैं वहाँ पर, जैसे बुआ साहब का हमने एक अच्छा अनुभव आया, तो ये इस बातों की तरफ ध्यान दें और हमें इंसाफ दिलाएं। ये दोनों भी जो बच्चे थे, ये अपने फैमिली के ब्रेड अर्नर्स थे, ये इनके कारण फैमिली चलती करता धरता। हाँ, करता धरता थे ये, और इनके साथ न्याय होना चाहिए। इनका न्याय अगर इनके साथ हुआ तो समाज को एक संदेश मिलेगा कि गरीबों के साथ भी न्याय हो सकता है। तो हमारी बस इनसे यही यानी प्रशासन से भी और पुलिस विभाग से भी हमारी ये आशा है कि वो इन बच्चों के साथ न्याय करेंगे और जो मतलब मुजरिम हैं उनको सख्त से सख्त सज़ा होनी चाहिए।